हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इनलाइन फंक्शंस के वर्किंग के बारे में, और फिर हम लोग देखे थे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग क्या होता है, किस तरह से होता है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पर किस तरह से हम लोग काम करेंगे। ऐसे इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात पहले भी कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट बना करके काम भी किए हैं, लेकिन अब चलिए इसको सिस्टमैटिक वे में ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का क्या हम लोग एरे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या एज फंक्शन हम आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा हम पहले भी तुमको बता चुके हैं, जिस समय क्लास डिफाइन कर रहे थे तो हम ये कहे थे कि भाई जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो उसको मेमोरी नहीं मिल जाता है। क्लास बनाने से ही उसको मेमोरी अलॉट नहीं हो जाता है। मेमोरी उसको तब मिलता है जब हम लोग उसका इंस्टांस बनाते हैं। इंस्टांस बनाने का मतलब हम लोग उसका वेरिएबल्स बनाते हैं, और क्लास के वेरिएबल को ही हम लोग ऑब्जेक्ट नाम से जानते हैं। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका कुछ नया नहीं है। जैसे हम लोग कोई दूसरा टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करते हैं। जैसे डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, तो वही चीज यहां भी होगा। खाली डेटा टाइप की जगह क्या आ जाएगा भाई, क्लास का नाम आ जाएगा। वही मेरा क्लास टाइप जो है वही डेटा टाइप है, और फिर वेरिएबल का नाम मतलब ऑब्जेक्ट का नाम। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कोई क्लास बनाते हैं। सपोज करो कि एक हमने क्लास बनाया आइटम नाम से, किसी प्रोडक्ट के लिए क्लास बनाए, क्लास का नाम आइटम रखे। अब हालांकि डेटा मेंबर को अगर हम चाहें तो प्राइवेट में भी रख सकते हैं। तो INT मान लो आइटम नंबर, मतलब जैसे प्रोडक्ट का कोई कोड हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी दुकान में है तो जनरली उसका कोई कोड होता है, कोई नंबर होता है। तो आइटम नंबर ले लिए और फ्लोट में रख लिए उसका प्राइस। ठीक है, एक क्लास हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, आइटम नंबर और प्राइस उसके डेटा मेंबर के रूप में रख ले रहे हैं। अब इस पर काम करने के लिए मेंबर फंक्शंस बनाते हैं। एक वाइड गेट डेटा, ये फंक्शन बना लेते हैं। आर्गुमेंट इसको पास कर देते हैं आइटम नंबर और प्राइस के लिए, तो INT I और फ्लोट J कर देते हैं। तो आइटम नंबर इज इक्वल टू I और प्राइस इज इक्वल टू J। ये असाइन हो जाएगा। मतलब ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे आर्गुमेंट पास करके, तो वो जो दो आर्गुमेंट पास करेंगे वो आइटम नंबर और प्राइस में स्टोर हो जाएगा। वाइड, अब एक डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन बना लेते हैं पुट डेटा। तो सी आउट आइटम। अब इस आइटम के साथ हम आइटम नंबर दे दें कि कौन सा आइटम नंबर है। ये आइटम नंबर एंड सी आउट। मान लो तुम एक ही लाइन में दोनों को दर्शाना चाहते हो, तो हम /t यूज कर रहे हैं। यहां पर /t तुम्हारा होता है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। एक टैब में 8 कैरेक्टर का स्पेस होता है अलाउ।
तो ये क्या करेगा, जैसे आइटम और आइटम नंबर जब वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा उसके बाद फिर 8 कैरेक्टर का स्पेस के बाद तुमको ये डिस्प्ले करेगा प्राइस, और फिर यहां पर हम प्राइस का वैल्यू डिस्प्ले करा देते हैं और फिर हम यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर दे देते हैं कि एक आइटम का आइटम नंबर और प्राइस जब ये डिस्प्ले कर दे तो ये नए लाइन में आ जाए, और ये क्लास का डेफिनेशन हम एंड कर दिया। तो जब ये हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं क्लास का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया एक डेटा टाइप का। एक ये कह सकते हैं, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो हम लोग एक खाका तैयार किए हैं कि हमारा कोई डेटा टाइप किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो हमारा एक डेटा टाइप बना जो कि सपोर्ट कर रहा है क्या क्या, तो उसमें दो तरह का वैल्यू हम रखेंगे, एक इंटीजर टाइप आइटम नंबर और एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप प्राइस। और ये दोनों फंक्शंस हो गए जो उन डेटा मेंबर पर काम करने के लिए हम लोग बनाए हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है, डायरेक्ट हम लोग काम कर नहीं सकते हैं। तो ये केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। अब सवाल उठता है कि अगर हम इसका उपयोग करना चाहें तो कैसे करें। मेमोरी तो इसको अभी मिला नहीं, मेमोरी अलॉट हुआ नहीं, तो जब मेमोरी नहीं मिला तो आप इस पर भी कोई काम भी नहीं कर सकते हो। तो मेमोरी इसको तब मिलेगा जब हम लोग इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका वही है जैसा कि हम तुमको कह चुके हैं पहले कि डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं जनरल वेरिएबल के लिए, उसी तरह से इसके लिए अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग ऐसा कर दें कि आइटम, दो ऑब्जेक्ट अगर मान लो ले लें, OB1 और OB2। तो ये इसके लिए दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गए और मेमोरी मिल गया दो आइटम के लिए, मतलब दो प्रोडक्ट के लिए मेमोरी अलॉट हो गया। अब हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि मेमोरी अलॉट किस तरह से होता है, मेमोरी मिलता कैसे है क्लास को। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या सबके लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस अलॉट होता है या फिर कुछ और भी तरीका है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं कि अगर इसके मदद से हमको ये सब फंक्शन को इन्वोक करना हो, कॉल करना हो, तो कैसे होगा। तो जैसा तुमको हम पहले भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग केवल और केवल पब्लिक मेंबर पर ही काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के मदद से केवल आप पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हो क्लास का, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो उसका तरीका क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर और मेंबर फंक्शन का नाम आर्गुमेंट देना है तो आर्गुमेंट, या फिर अगर डेटा मेंबर है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डेटा मेंबर का नाम। तो अगर मान लो हमको सपोज करो ये फंक्शन कॉल करना है ताकि आइटम नंबर और प्राइस को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, तो उसको कॉल करने के लिए ये तरीका हो जाएगा कि अगर हम पहला आइटम के लिए देना चाहते हैं वैल्यू, तो OB1 डॉट गेट डेटा, और दो हमको वैल्यू पास करना पड़ेगा, पहला इंटीजर टाइप और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो मान लो कि अगर हमने वैल्यू दे दिया 1000, ये चला गया तुम्हारा आइटम नंबर के लिए, और प्राइस इसका देना है तो मान लो हमने दे दिया कि भाई 15.25, ये इसका प्राइस हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन आएगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा, आइटम नंबर और प्राइस में चला जाएगा वैल्यू 1000 और 15.25। तो वो किसके लिए जाएगा, तो आइटम 1 यानी जिसको कि हम OB1 कह रहे हैं। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मदद से इसी को कॉल करें, गेट डेटा, मान लो इसका हम 1001 और 19.50 दे दें, तो अब ये दो वैल्यू ये जिन जगह पर जिस मेमोरी लोकेशन में है उससे अलग में ये
मेमोरी लोकेशन में जाकर के स्टोर होगा, जो कि इसको रेफर कर रहा होगा OB2 को, सेकंड ऑब्जेक्ट को, सेकंड आइटम को। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मेमोरी एलोकेशन होता है ऑब्जेक्ट का वो कैसे होता है। तो चलिए पहले हम लोग उस पर काम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो जब भी हम लोग क्लास का डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो जो मेमोरी का एलोकेशन होता है, क्या होता है कि भाई जो मेंबर फंक्शन है वो उसका एक ही कॉपी मेमोरी में रहता है, जिसको कि शेयर करते हैं सारे ऑब्जेक्ट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्योंकि सारा फंक्शन अगर हम मान लो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, फंक्शन के लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट करें तो वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज होगा, कारण कि फंक्शन का काम तो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम है भाई। फंक्शन का कोड तो बदल नहीं रहा है, बदल क्या रहा है, तो डिफरेंट आइटम्स के लिए उसका आइटम नंबर और प्राइस बदल सकता है। फंक्शन का कोड डिफरेंट आइटम्स के लिए नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब है क्योंकि हमारा सेम कोड एग्जीक्यूट होना है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो मेंबर फंक्शन का क्या होता है कि जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं वो जब कंपाइल करते हैं तो उसी टाइम उसको जो है मेंबर फंक्शंस को मेमोरी मिल जाता है। मतलब फंक्शन का केवल एक ही कॉपी मेमोरी में रहेगा, उसका मल्टीपल कॉपी नहीं रहेगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको कॉपी उसका नहीं बनेगा। तो मेमोरी अलग अलग किसके लिए अलॉट होगा, तो वो होगा डेटा मेंबर्स के लिए। ठीक है, कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग मेमोरी ऑब्जेक्ट बनाए तो ये मान लो मेमोरी मिल गया तुमको गेट डेटा के लिए, और एक मेमोरी लोकेशन अलॉट हो गया पुट डेटा के लिए। ठीक है, इसका केवल एक ही कॉपी रहेगा, ओनली वन कॉपी। ठीक है, विच इज हम लोग कह सकते हैं कि यूज्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा ये यूज होगा। लेकिन अब जैसे पिछला एग्जांपल में हम लोग क्या किए थे कि भाई दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक OB1 उसको अलग मेमोरी मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, तो आइटम नंबर के लिए, जिसमें कि पहला के लिए वैल्यू हमने 1000 दिया था, और प्राइस के लिए प्राइस शायद 15.25 दिए थे या जो भी दिया। तो ये OB1 के लिए, डेटा मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन उसको अलॉट होगा। ठीक है, दूसरा OB2, इसके भी डेटा मेंबर के लिए इसको अलग मेमोरी लोकेशन अलॉट होगा, जिसमें कि हमने इसको वैल्यू 1001 दिया था और प्राइस शायद हमने दिया था 19.50। ठीक है, तो ये मेमोरी क्रिएट होगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उसके डेटा मेंबर्स के लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट हो जाएगा। मेंबर फंक्शंस के लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट नहीं होगा, वो उसका केवल एक ही कॉपी रहेगा जिसको कि सारा ऑब्जेक्ट यूज करेगा। और सिस्टम या कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि किसके डेटा मेंबर पर काम करना है। तो तुम ध्यान दो कि जब भी हम लोग मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज करके कर रहे हैं।
जैसे अगर गेट डेटा हमने कॉल करा था तो ob1 डॉट गेट डेटा, ob2 डॉट गेट डेटा, तो ऑब्जेक्ट साथ में लगा करके कॉल कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट के साथ हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो उस फंक्शन को पता चल जाता है कि ये जिस ऑब्जेक्ट के हेल्प से कॉल हुआ है हमको उसी के डेटा मेंबर पर काम करना है। जिस ऑब्जेक्ट के मदद से हम फंक्शन कॉल करेंगे ये उसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर पर काम करेगा, उसी के मेमोरी लोकेशन पर काम करेगा। इस तरह से वो डिफरेंस पता कर लेता है कि हमको कौन कौन से डेटा मेंबर पर, किसके डेटा मेंबर पर काम करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन जो होता है क्लास बनाने के बाद ऑब्जेक्ट का, तो वो मेंबर फंक्शंस के लिए एक ही कॉपी बनता है, उसका मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनेगा, उसका एक ही कॉपी बनेगा मेमोरी में और वो शेयर किया जाएगा सारे ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। हाँ, अलग अलग मेमोरी अलॉट होगा किसके लिए, तो भाई डेटा मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये चलिए बात हो गया मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जिस तरह से हम लोग किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हैं उसी तरह से क्लास का भी एरे बना सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर कोई एरे हम लोग बनाए हैं जिसका एलिमेंट क्लास टाइप का होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और ठीक ये उसी तरह मेमोरी यहां भी मिलता है जैसे दूसरे एरे में मिलता है। मतलब ये कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं डेटा। इसमें कंटिग्यूअस मतलब लगातार वाले मेमोरी लोकेशंस में। तो अगर पिछले ही एग्जांपल में हम लोग आए कि जो आइटम क्लास हम लोग बनाए थे उसके लिए अगर हम सपोज करो कि 5 आइटम पर काम करना चाहते हैं, तो हालांकि 5 आइटम तक भी ठीक है कि चलिए हम 5 वेरिएबल बना लें, ठीक है, लेकिन जैसा होगा क्या कि उसके लिए फिर हमारा कोड जो है थोड़ा लेंदी होता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनका एरे बना लेते हैं, क्योंकि एरे का खासियत यही है कि एक ही नाम के अंदर एक ही टाइप का डेटा हम एक से ज्यादा रख सकते हैं। तो अगर उस पर हमको काम करना है, मान लो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 5 आइटम्स पर काम करना है, उनका डेटा रीड करना है और डिस्प्ले करना है, मान लो केवल यही 2 काम हमको करना है, तो उसके लिए हम लोग को किस तरह से कोडिंग करना पड़ेगा ये समझते हैं। हेडर फाइल आप दे लोगे पहले, हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड conio.h। मान लो हम एक क्लास बनाए आइटम, सेम काम करते हैं कि भाई int आइटम नंबर और फ्लोट प्राइस, ये प्राइवेट मेंबर्स हो गए। पब्लिक में आते हैं void। अब हम लोग 2 फंक्शन बनाएंगे, एक तो गेट डेटा जिससे कि आइटम नंबर और प्राइस को हम लोग वैल्यू असाइन कर सके, और दूसरा पुट डेटा, जैसा पिछले बार हम कोड लिखे थे एग्जैक्टली हम वही कोड यहां पर लिखने जा रहे हैं। तो void गेट डेटा int I float j, क्या होगा, आइटम नंबर में I असाइन कर देंगे और प्राइस में असाइन कर देंगे j। ठीक है, फिर void पुट डेटा ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सी आउट आइटम नंबर और /t प्राइस।
प्राइस, ये बंद, क्लास का डेफिनेशन बंद। तो ये हमारा क्लास डिफाइन हो गया एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसा हम लोग पिछले में बनाए थे। चलो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट आईएनटी साइज डिफाइन कर देते हैं इसका 5 आइटम पर हमको काम करना है, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे। ये ध्यान रखना कि एरे के साइज के रूप में जब हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे के साइज के रूप में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू ही यूज करते हैं, या तो वहां पर तुम कोई नंबर यूज कर लो, और अगर वेरिएबल का नाम यूज करना चाहते हो तो देखो सिंपल वेरिएबल हम वहां पे नहीं रख सकते हैं, आप वहां पर कॉन्स्ट आईएनटी ही वर्ड यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। हालांकि अब इसको वेरिएबल हम कहेंगे नहीं, क्योंकि कॉन्स्ट वर्ड लग गया मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये देना पड़ेगा। बिना कॉन्स्ट वर्ड के अगर आईएनटी साइज 5 लोगे और एरे डिक्लेयर करोगे इसके मदद से तो एरर आ जाएगा, नहीं होगा, वो अभी हम तुमको समझाएंगे कोड में। तो कॉन्स्ट आईएनटी साइज ले लिए और हम इस क्लास का एरे बना देते हैं। तो आइटम डेटा टाइप हो गया, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ ले लेते हैं, मान लो ऑर्डर, और यहां पर हम साइज वर्ड यूज कर लेते हैं, मतलब उसका साइज जो है वो यहां पर दे दिए कि कितना ऑब्जेक्ट का एरे हम बना रहे हैं। अब आ जाते हैं चलिए हम लोग मेन में। बिना मेन के तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना नहीं है। वॉइड मेन। तो अब तुमको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो डेटा प्रोवाइड करना होगा सबके लिए। तो आइटम नंबर और प्राइस तुमको देना पड़ेगा, इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से, और तब जाकर के ये फंक्शन कॉल करना होगा, क्योंकि ये 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक आइटम नंबर के लिए और एक प्राइस के लिए, तो आपको तो वो वैल्यू देना पड़ेगा। तो चलो उनके लिए भी हम 2 वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, आईएनटी आइटम नंबर के लिए INO और फ्लोट कॉस्ट ले लेते हैं प्राइस के बदले। अब वैल्यू हमको इनपुट कराना है तो लूप चलाएंगे। जनरली हम लोग एरे पर काम करते हैं तो लूप का यूज करना पड़ता है, उससे हमारा काम आसान होता है। तो फॉर लूप यूज कर लो, फॉर आईएनटी के इज इक्वल टू 0 से के लेस देन साइज के प्लस प्लस। तो ये लूप जो है तुम्हारा चलेगा 5 बार। 0 से लेस देन साइज मतलब 4 तक जाएगा। तो 0 से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एरे का सबस्क्रिप्ट स्टार्ट होता है 0 से ही, उसका इंडेक्स 0 से ही शुरू होता है, इसलिए 0 से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम एक मैसेज पहले डिस्प्ले कर दें कि एंटर आइटम नंबर एंड प्राइस फॉर आइटम के प्लस 1। इसके लिए आइटम नंबर और प्राइस आप एंटर कीजिए, क्योंकि हम शुरुआत 0 से कर रहे हैं के का वैल्यू, इसलिए वहां के प्लस 1 लिखे हैं। तो पहला आइटम के लिए 1 तब आएगा जब के का वैल्यू 0 रहेगा। तो सी इन आइटम नंबर के लिए INO और प्राइस के लिए हमने लिया था कॉस्ट। तो आइटम नंबर और प्राइस हम एक्सेप्ट कर लिए। अब हमको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा गेट डेटा वाला, ताकि उसको असाइन हो जाए वैल्यू। तो कैसे कॉल करेंगे? तो ऑब्जेक्ट का नाम मेरा था ऑर्डर, सबस्क्रिप्ट के डॉट गेट डेटा, और वो दोनों आर्ग्यूमेंट आप इसको पास कर दो। तो क्या होगा कि जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो वैल्यू आपने रीड किया इसमें जो दिया है वो कॉपी हो जाएगा I और J में, और फिर वो असाइन हो जाएगा आइटम नंबर और प्राइस में। ठीक है, यहां पर ये मेरा फॉर लूप एंड हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, ये लूप 5 बार चलेगा, तो पांचों आइटम के लिए आइटम नंबर और कॉस्ट या प्राइस जो है वो इनपुट हो गया। अब हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करो, दे दो ऑर्डर डिटेल्स।
ठीक है, फिर से लूप चलेगा मेरा। तो फॉर k इज इक्वल टू 0, सॉरी k लेस देन साइज k प्लस प्लस, क्योंकि हमको पांचों आइटम के लिए उनका डिटेल को मॉनिटर पर लाना है, डिस्प्ले कराना है, तो इसलिए फिर से लूप चलेगा। तो अब यहाँ पर आप डिस्प्ले कर दो, ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा पुट डेटा वाला। तो ऑर्डर, जैसे गेट डेटा कॉल किए थे वैसे ही कॉल करेंगे, ऑर्डर के डॉट पुट डेटा। इसमें हमने ब्रेसेस यूज नहीं किया क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। लूप में अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें जो है हम लोगों को वो कोड को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखने का जरूरत पड़ता है। अगर हम लोग नहीं देते हैं, मान लो मल्टीपल स्टेटमेंट है और हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज ना करें, तो वो केवल एक ही स्टेटमेंट को लूप का पार्ट मानेगा, बाकी को वो लूप का पार्ट नहीं मानेगा। तो ये हो गया, और यहाँ पर अब प्रोग्राम मेरा एंड हो रहा है, गेट ch दे दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो किस तरह से काम होगा मेरा, वो समझते हैं। तो प्रोग्राम जब कंपाइल करेंगे सक्सेसफुली, जब कंपाइल हो जाएगा, तो जब हम लोग यहां पर आए एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होगा। आइटम नंबर डिक्लेयर हुआ, कॉस्ट डिक्लेयर हुआ, मेमोरी मतलब उसको मिल जाएगा। अब ये लूप चलेगा, k इज इक्वल टू 0, k लेस देन साइज, k प्लस प्लस। सबसे पहले मैसेज क्या तुमको आएगा, चलो हम एक रफ में यहां पे लिख देते हैं कि एंटर आइटम नंबर एंड प्राइस फॉर आइटम 1, आइटम 1। k का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 हो गया 1। अब तुम क्या करोगे कि दो वैल्यू एंटर कर दोगे। सपोज करो कि तुमने एंटर कर दिया 15.25, सॉरी पहला के लिए आइटम नंबर दे दिया 1000 और प्राइस दे दिया 15.25। हर एक वैल्यू टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जब तुम दिए वो INO और कॉस्ट में आ गया। अब आया ये स्टेटमेंट, k का वैल्यू क्या है 0। तुम्हारा जो 5 आइटम का बनेगा ऑब्जेक्ट वो क्या क्या होगा, तो ऑर्डर 0 होगा, ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 4 तक ही जाएगा, 5 ऑब्जेक्ट वही हो गया। तो ये जो k का वैल्यू 0 है, तो ऑर्डर 0 डॉट गेट डेटा INO और कॉस्ट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए तुमको आइटम नंबर और प्राइस में ये दोनों वैल्यू चला जाएगा। अब तो ये लूप का स्टेटमेंट यहां पर एंड हो रहा है। अब k का वैल्यू अपडेट हुआ, k का वैल्यू बढ़ करके हो गया 1। फिर से ये यहां पर मांगेगा आइटम नंबर और कॉस्ट, आइटम 2 हो जाएगा यहां पर। फिर तुम उन दोनों के लिए वैल्यू डालोगे। अब ये कॉल होगा कौन, ऑर्डर 1 डॉट गेट डेटा, सेकेंड वन, इस ऑब्जेक्ट के लिए डेटा जाएगा दोनों में, आइटम नंबर और कॉस्ट में। फिर ये फंक्शन कॉल होगा ऑर्डर 1 डॉट गेट डेटा, और ये यहां आएगा आइटम नंबर और प्राइस, मतलब सेकेंड आइटम का आइटम नंबर और प्राइस जो है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह ये फिर ऑर्डर 2 के लिए होगा, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ये सब के लिए उसमें डेटा असाइन हो जाएगा, ठीक है। सबका वो आइटम नंबर और प्राइस तुमसे मांग करके वो उसमें स्टोर कर देगा, असाइन कर देगा। अब इस लूप के बाद जब आगे बढ़े, ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा जैसे ही k का वैल्यू हो जाएगा 5, ये कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट कर गया। अब इसके बाद तुम्हारा क्या डिस्प्ले होगा, ऑर्डर डिटेल्स, नेक्स्ट लाइन में ऑर्डर डिटेल डिस्प्ले होगा। फिर से उसको लूप मिला,
अब पहले k का वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ, लूप के अंदर आया, ऑर्डर 0 डॉट पुट डेटा, मतलब पहला ऑब्जेक्ट के लिए वो पुट डेटा फंक्शन कॉल किया, मतलब यहां पर आया, प्रिंट करेगा वो आइटम नंबर उसका था 1000, वो डिस्प्ले करेगा, फिर उसी लाइन में प्राइस उसका 15.25 डिस्प्ले करेगा, फिर k का वैल्यू अपडेट होगा, बढ़ के 1 हो जाएगा, फिर ऑर्डर 1 डॉट पुट डेटा, अब सेकंड ऑब्जेक्ट का प्रिंट करेगा, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। क्लास सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्लास का डेफिनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम लोग उसका ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हैं। आप एरे, हम जैसे यहाँ पर एरे जो डिक्लेयर किए हैं वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट एरे है, मतलब उसको हम लोग पूरे प्रोग्राम में आगे जितने भी फंक्शंस आ सकते हैं उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इस एरे को मेन के अंदर वहां भी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां भी डिक्लेयर किया जा सकता है, दोनों में से कहीं भी, लोकल भी ग्लोबल भी, दोनों तरह का डिक्लेरेशन पॉसिबल है, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से हमको सारा कोडिंग करना पड़ता है, जो काम है उसके हिसाब से। तो ये बातें हो गई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग नॉर्मल कोई डेटा मेंबर है जिसको कि ऑब्जेक्ट को पास किया जाता है एज आर्गुमेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए थे, जैसे INO और कॉस्ट किए थे ना, जैसे यहाँ पर INO और कॉस्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट हम लोग पास किए थे फंक्शन को, तो उसी तरह से किसी फंक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं एज आर्गुमेंट, और दोनों तरह से कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू भी, कॉल बाय रेफरेंस भी। तो किस तरह से ये काम होगा, कैसे होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही आने देते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।